चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम 2011 से 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे यूपीएससी ने अपना पैटर्न जो है बदला, पूछने का तरीका बदला। ठीक है। और मेरा हमेशा से कहना है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम को अगर समझना हो तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। इसके अलावा क्लासेस की अपडेट और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पेज पर भी आपको क्लास मिल जाएंगी अपडेट। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल ऑन कर सकते हैं। बात करें इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पहले क्वेश्चन की बात करें, ये एपिसोड 2 है, इसके पहले एक क्लासेस हो चुकी हैं। ऐसी हमारी हर सब्जेक्ट की जो है पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसको आप देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें हमने करंट अपडेट भी शामिल किया है। ठीक है। तो बात करें 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, और ये एक ऐसा टॉपिक है, यानी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, कि ये हर साल लगभग आप देखेंगे, लगभग हर साल जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें पूछा गया है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्राधिकारी कौन होगा। यानी वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है। कहने का मतलब ये क्लासेस बाइलिंगुअल है। तो इसमें पूछा गया है अंडर द शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डॉलर्स एक्ट की बात करें, 2006 की बात करें, हु शैल बी अथॉरिटी, किसके लिए यह डिटरमाइन करेगा कि जो है कि उसकी वन अधिकारियों की सीमा क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी प्रक्रिया का निर्धारण कौन अधिकारी करेगा। इसने पूछा ऑप्शन 1 राज्य वन अधिकारी, बी जिला कलेक्ट्रेट, सी तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी, डी ग्राम सभा। तो आपको बताना है कि कौन करेगा। जैसे कि बात करें, अगर वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 की बात करें, इसमें कहा गया है कि समुदायों में प्रथागत एवं पारंपरिक वन अधिकारों की मान्यता दी गई है इस एक्ट के द्वारा। और इसमें यह भी बताया गया है ग्राम सभाओं को अपनी सीमाओं के भीतर वन संसाधनों, जैव विविधता को लोकतांत्रिक ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार है। तो इसमें ध्यान रखें, ग्राम सभा को जो है यह अधिकार दिया गया है इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है। यानी अपनी पारंपरिक सीमाओं के अंतर जो भी जंगल है, वन्य जीवन है, जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और निगरानी करने का अधिकार किसको दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ग्राम सभा। कैसे हम कह रहे हैं, ये न्यूज में रहता है। तो अभी हाल ही में देखेंगे, ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है, इसमें 9 जनवरी 2024 का न्यूज़ है, आप देखेंगे। इसमें टैगलाइन थी कि द गवर्नमेंट हैज स्टैब्ड प्रोजेक्ट टाइगर नाउ 50 इन ए टफ स्पॉट। ठीक है। तो ये आर्टिकल था। इसका कहने का मतलब था कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 प्रमुख योजना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट को जो है एकीकृत करने का फैसला लिया है। इससे आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन के कारण कई बार आप देखेंगे ये जो है मुद्दा बना रहता है। तो इस वजह से ये न्यूज में रहता था। ठीक है। तो आपको इसमें से एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1973 में। अब बात करें अगर ये न्यूज है क्या, तो देखेंगे सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को देख लेते हैं। तो इसे 1972 में पारित किया गया। ये एक्ट देखेंगे वन्य जीव और पौधों के विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा करता है, उनके आवासों का प्रबंधन करता है, वन्य जीव और पादपों उनसे बने उत्पादों के व्यापार का रेगुलेशन और नियंत्रण करता है। ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पर तैयार किया गया है। कि बात करें तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल फॉरेस्ट के और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना, राज्य सरकार के पक्ष में अधिकारों को अलग किया गया है, क्रिटिकली टाइबर हैबिटेट्स की अवधारणा पेश की गई है। इसके बाद इस अधिनियम को 2006 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा आप देखेंगे राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इस एक्ट के तहत कुछ अनुसूचियां दी गई जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। जैसे शेड्यूल फर्स्ट की बात करें, टोटल आप देखेंगे तो 6 अनुसूची है। वर्तमान में ये टोटल 2022 के अमेंडमेंट के बाद ये 4 अनुसूची रह गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अनुसूची फर्स्ट में बात करें, इसमें जो है लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है। यानी इस अनुसूची में शामिल प्रजातियों की बात करें तो कोई भी अगर इसके तहत कानून का उल्लंघन होता है तो उसमें व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता है। ठीक है।
और पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हो या वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसको ठीक होना संभव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उन्हें मारा नहीं जा सकता। तो ये कथन सेम उठाकर यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल 2 की बात करते समय जो है इस सूची के अंतर्गत जानवरों को भी शामिल की जिनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है और व्यापार पर प्रतिबंध आज शामिल है। शेड्यूल 3 और 4 की बात करें, इसमें संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। ठीक है, इसमें अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल है, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली 2 अनुसूची की तुलना में कम है। ठीक है, 5वीं अनुसूची की बात करें, इनमें आप देखेंगे पैरासाइट्स शामिल किए गए हैं, यानी छोटे जंगली जीव जो रोगों का संरक्षण करते हैं, पौधे भोज्य पदार्थ को नष्ट करते हैं, उनको शामिल किया गया है। जैसे आप बात करें केवल 4 प्रजातियां शामिल, जैसे कौवे हो गए, फल हो, चमगादड़, चूहा, ठीक है, मूसक, ये सब शामिल किए गए हैं। इसी को आप देखेंगे तो अभी हमने ग्राम सभा की बात की, तो उसमें जो है वन अधिकार की बात, उसके अंतर्गत 2021 में इस क्वेश्चन पूछा गया। जैसे पूछा गया राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन्य अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो याद रखना राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहा है। ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नोडल मंत्रालय बात करें तो जनजाति मामलों का मंत्रालय जो है ये अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनों के निवासियों के अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है इसके सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्रालय है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे आगे वाले क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आउट है, ये हमेशा क्वेश्चन जो है न्यूज़ में रहता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इससे संबंधित चर्चा था, इसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल 2013 में पूछा गया, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो आपको बताना अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा के निर्माण की बात करें तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्रमशः क्या बनाते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाते हैं। ठीक है, फिर ये जो देखेंगे तो जल जो है अम्ल की बूंदों में जो है घुल जाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा या कोहरा बनता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का पीएच मान की बात करें तो अम्ल वर्षा का सामान्य पीएच की बात करें, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, लगभग देखेंगे 4.2 से 4.44 के मध्य होता है। वहीं सामान्य वर्षा की बात करें तो उनका पीएच वैल्यू 5.6 होता है। ठीक है, उनकी तुलना में अधिक अम्लीय होता है अम्ल वर्षा। अब यहाँ पर देखिए एक पाई ग्राफ दिया गया है, तो इधर देख रहे होंगे यहाँ पर 0 शुरू हुआ है, यहाँ बीच में जो आप देखेंगे टोटल क्या है 14 स्केल दिए गए हैं, तो 14 का जो मध्य बिंदु है 7 में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल आता है। ठीक है, यानी जिसका जो है पीएच वैल्यू 7 होगा वो ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज होता है। जैसे जैसे कम वैल्यू हो जाएगी, पीएच का मान जैसे देखेंगे 6, 5, 4 होता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा? एसिडिक होता जाएगा, यानी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू जो है आप देखेंगे बढ़ती जाएगी तो ऐसे देखेंगे बेसिक का वैल्यू यानी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है पीएच वैल्यू का। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो नॉर्मल रेंज आप स्ट्रीम वाटर की बात करें तो उसका जो है पीएच वैल्यू कितना होता है? उसका पीएच वैल्यू लगभग जो है देखेंगे 6 के बराबर होता है। ठीक है, 8 से 6 के बीच में। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो सामान्य वर्षा होती है उसका पीएच वैल्यू देखेंगे 5.6 के अराउंड होता है। तो ये सब जो है इसका जो है अम्लीयता और क्षारीयता का संबंध यहाँ पर दिया गया है। अब बात करें क्यों न्यूज में था, तो अभी हाल ही में देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस में 29 जनवरी 2024 का न्यूज है। इसमें देखेंगे तो एसिड रेन से जो है संबंधित ये न्यूज था। इसमें हेडलाइन थी कि एसिड रेन हैज इट ओरिजिन इन फॉसिल फ्यूल्स, यानी अम्ल वर्षा एक जटिल पर्यावरणीय समस्या जिसके कई कारण व्यापक परिणाम है। इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल से हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है बारिश होती है, एक बार होता है कोहरा, होता है ओले, यहाँ तक कि अम्लीय धूल भी शामिल हो सकते हैं। तो इस वजह से न्यूज में था, तो इसके कारण आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, ये टॉपिक आउट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अम्ल वर्षा के कारण क्या क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल से आप देखेंगे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं।
उससे अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें, ज्वालामुखी उद्गार से आप देखेंगे, उससे आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण में प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आप देखेंगे वो केमिकल क्रिया करके आप देखेंगे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। इसके अलावा देखेंगे अम्ल निक्षेप की बात करें तो अम्ल एक होता है वेट डिपोजिशन, जिसके कारण आप देखेंगे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल के कारण वर्षा, बर्फ, कोहरे और ओलों के साथ मिश्रित होकर पृथ्वी पर गिरते। एक होता है ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, नमी की अनुपस्थित होती है, शुष्क निक्षेप के रूप में अम्लीय कण गैसें भी वायुमंडल में संघनित हो जाती हैं। ठीक है, और ये देखेंगे ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा अम्ल वर्षा क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसका जलीय जीवन पर प्रभाव होता है, समुद्र जल पर प्रजातियों पर प्रभाव होता है। इसके अलावा भौतिक संरचना पर प्रभाव होता है। जैसे बात करें तो अभी आप देख रहे होंगे अम्ल वर्षा के कारण ही आप देख रहे होंगे कि जो आगरा का ताजमहल है उसका रंग जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा का अम्ल वर्षा का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के द्वारा कम किया जा सकता है। यानी जो कोल पावर प्लांट है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 90% से अधिक कम करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जैसे तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अम्ल वर्षा को कैसे प्रभाव कम किया जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया जाता है जो दिल्ली एनसीआर रीजन में ये अपनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो एक है एशियन इननेट है। ठीक है, एनेट है, उसके द्वारा देखेंगे संपूर्ण विश्व की सरकारें अम्ल वर्षा को कम करने के लिए सहयोग कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे उसकी विशेषता, अम्ल और क्षार की विशेषता दी गई है, इसको आपको देख लेना है। अब इसी संबंधित देखेंगे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसमें कॉपर मेल्टिंग प्लांट को लेकर चिंता क्यों बनी हुई है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा क्यों चिंता बनी हुई है कॉपर मेल्टिंग प्लांट को लेकर। ऑप्शन वे पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निर्मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 कार्बन स्प्लिंटिंग प्लांट यानी कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं का निक्षालन के कारण बन सकता है। ऑप्शन 3 वे प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको बताना है कि कॉपर मेल्टिंग प्लांट जो हैं उनको लेकर चिंता क्यों बनी हुई है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इसमें देखेंगे 2 और 3 सही होगा, और जहां तक ऑप्शन 1 की बात है कार्बन मोनोऑक्साइड की बात है तो आप देखेंगे ऐसा कोई आपको जरूरी नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़े। ठीक है, तो इस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर मेल्टिंग प्लांट से पूछा गया है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, फूड चेन से क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में फूड चेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खाती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, खाद्य श्रृंखला एक ही प्रजाति आबादी के भीतर पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन 3 खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्या को दर्शाते हैं जिसे दूसरे जीव खाते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है, यानी कितने ऑप्शन सही है उपयुक्त कथनों में से। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले आपको खाद्य श्रृंखला दिखाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो है प्राथमिक उपभोग उत्पादक से उपभोक्ता, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से जाता है, फिर अपघटन हो जाता है। ये क्या है, फूड चेन है। ठीक है, यानी फूड चेन यह बताती है कि कौन सा जीव पर्यावरण में दूसरे जीव को खाता है। ये जीवों का एक रैखिक क्रम जो है दिखाता है। इसके अलावा पोषक तत्व ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, और ऐसा तब होता है जब एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे, इसमें देखेंगे एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खाती है। इसमें ऑप्शन 1 सही है। लेकिन खाद्य श्रृंखला एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है ऐसा नहीं है। ठीक है, वो विभिन्न प्रजातियां, उसमें कई प्रजातियां शामिल रहती हैं। जहां तक एक खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की खाद्य संख्या को दर्शाती है, यानी जीव की संख्या को दर्शाती है, तो ये भी आप सही नहीं मान सकते। ये फूड चेन का नहीं, फूड वेव का जो है, फूड वेव में आप जो है संख्या को सही प्रदर्शन करती है, फूड चेन में नहीं। तो इसमें ऑप्शन 3 भी गलत है, यानी ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब फूड वेब की बात करें, फूड वेब क्या होता है, ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर जुड़े हुए एक वेब होता है, इसे फूड वेब कहते हैं। यानी खाद्य जाल एक खाद्य श्रृंखला के समान है, लेकिन खाद्य जाल तुलनात्मक रूप से खाद्य श्रृंखला से बड़ा होता है। ठीक है, कभी कभी एक ही जीव कई शिकारी को खा जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे जो फूड वेब है वो जीवों की संख्या को दर्शाती है, सही प्रदर्शन जो है फूड वेब करती है, ना कि फूड चैन।
तो इस प्रकार इसमें आप देखेंगे केवल ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा गया है, ये भी अप्लाइड क्वेश्चन ही है। इसने पूछा इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु यानी वायरस, फंगी यानी कवक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। आपको सही उत्तर बताना है। तो फूड चेन की बात करें, हमने बताया कि ग्रासलैंड प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फिर आप ठीक है, यानी ये उत्पादक होते हैं, फिर आप देखेंगे उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर में आप देखेंगे ग्रासहॉपर आएगा, फिर आप देखेंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं, फिर आप देखेंगे टर्सरी प्रोड्यूसर होते हैं, फिर एक होता है सर्वाहारी, ठीक है, अपेक्स कंज्यूमर होता है, इसके बाद डिकम्पोजिशन होता है। यानी इन सब के बाद जो है डिकम्पोजिशन की बात करें, जो इन सब में आके मिल जाते हैं, वो किसके किसके द्वारा डिकम्पोजिशन होता है? एक तो बैक्टीरिया के द्वारा, दूसरा आप देखेंगे फंगी यानी कवक के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, यानी मिट्टी में पोषक तत्व से लेकर वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 3 और 2 सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अप्लाइड क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे इकोसिस्टम की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम क्रोनोलॉजी सही है? ऑप्शन एक महासागर, झील, घास, स्थल, मैंग्रोव। ऑप्शन बी मैंग्रोव, महासागर, घास, स्थल, झील। ठीक है, इस प्रकार आपको बताना है घटती उत्पादकता के आधार पर कौन सी क्रोनोलॉजी सही है। सबसे पहले आपको उत्पादकता के बारे में पता रहना चाहिए। उत्पादकता का संबंध होता है, यानी प्राथमिक उत्पादकता की बात करें तो वह दर जिस पर समय की एक इकाई में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। और अगर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकों द्वारा सूर्य से प्राप्त की गई ऊर्जा, जिसमें उत्पादकों द्वारा शोषण की गई ऊर्जा को घटा दी जाए, उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जैसे बात करें सबसे ज्यादा उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा देखेंगे स्वैम्स एंड मार्सेस होता है, यानी मैंग्रोव का होता है। उसके बाद देखेंगे कोरल रीफ्स का होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्थलीय इकोसिस्टम दिया है, यहाँ पर एक जलीय इकोसिस्टम दिया है। यानी अगर दोनों मिला के देखेंगे सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होती है, ठीक है, तो होता है स्वैम्प और मार्सेस की, यानी मैंग्रोव की बात कर रहा है। उसके बाद कोरल रीफ्स का होता है, उसके बाद देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद आता है साल्ट मार्सेस का होता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें जो कथन होगा सबसे पहली उत्पादकता होती है ये मैंग्रोव की होती है, इसके बाद घास स्थल की होती है, झील महासागर की होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये आपको जो है क्रोनोलॉजी याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का आपको परिभाषा याद रखना है, ठीक है, कैसे मापा जाता है, इसके आधार पर ये क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इससे पूछा है निम्नलिखित में किस राज्य में शेर की पूंछ वाला मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, ठीक है, यानी लॉयल टेल मकाओ की बात कर रहा है। तो इसमें ये बंदर है, बंदर की प्रजाति है। तो इसे बताना है कि आप किस प्राकृतिक आवास पाया जाता है। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, 2 केरल, 3 कर्नाटका, 4 आंध्र प्रदेश। तो आपको सही कोड चूज करके बताना है। तो आपको पता होगा कि ये जो बंदर है, यानी बंदर की प्रजाति है लॉयन टेल्ड मैकॉक की बात करें तो ये जो है वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राकृतिक आवास कहाँ है? पश्चिमी घाट है, ठीक है। आईयूसीएन लिस्ट की बात करें तो ये एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। साइट्स की लिस्ट की बात करें एनेक्स फर्स्ट लिस्ट में ये शामिल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी आबादी आप देखेंगे केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा व्याप्त भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय की उसकी कार्यात्मकता भूमिका का भी वर्णन करता है, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also its functional role in the community of organism। तो आपको बताना है कि किसके बारे में बता रहा है, इकोटेन के बारे में, इकोलॉजिकल नीचे के बारे में, हैबिटेट के बारे में, होम रेंज के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे पार्श्विक निकेत की बारे में बात करें तो एक प्रजाति अपने आवास के साथ किसी प्रकार की अंतःक्रिया करती है उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक निकेत बनता है।
यह नहीं ना केवल अधिकृत भौतिक स्थान का वर्णन करती है बल्कि एक जीव की कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करती है। और निकेश से हमें यह भी पता चलता है किसी प्रजाति की पारिस्थितिक सिस्टम में उसकी पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल निके कहते हैं। ठीक है, इकोटन की बात करें तो यह दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। जैसे आप बात करें नदी और उसके तट के बीच आप देखेंगे दलदली भूमि हो सकती है, ये क्या कहते हैं? इकोटन कहलाती है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? पारिस्थितिकी नीचे की यानी पारिस्थितिकी निकेत की बात सही हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? फोटोकेमिकल स्मॉग इनके बीच की प्रतिक्रिया का परिणाम है। किनके बीच की प्रतिक्रिया का परिणाम? ऑप्शन 1 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन और ओजोन के पेरोक्साइड नाइट्रेट के। ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड O2 और नाइट्रेट की उपस्थिति में। ऑप्शन सी कम ताप पर देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहा है। ऑप्शन डी शाम के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च सांद्रता के संबंध में। तो आप देखेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग यानी आप देखेंगे ओजोन की बात कर रहा है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें यानी स्मॉग की बात करें तो ये दृश्यता को कम करता है। और ये कैसे बनता है? ये तब उत्पन्न होता है जब सूर्य का प्रकाश वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कम से कम एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, और आप देखेंगे जब सूरज की रोशनी जो है इन रसायनों के साथ टकराती है तो हवा के कणों और निचले स्तर में ओजोन या स्मॉग का निर्माण करती है। यह एक प्रकार का क्या है? ओजोन गैस ही है। तो इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड O2, ठीक है, और पेरोक्साइड नाइट्रेट की उपस्थिति में ये फोटोकेमिकल स्मॉग की क्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो नेचुरल रिसोर्स से निकलते हैं, जैसे आप बात करें तो कहीं किसी कारखाने से निकल रहा है, ज्वालामुखी से निकल रहा है और गाड़ी से निकल रहा है, तो उससे क्या होता है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी, ठीक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी गैसेस है। सेकेंडरी गैसेस की बात करें जब ये किसी इन गैसों के साथ किसी अन्य कोई अन्य गैस जो है मिलकर जो है क्रिया करके कोई नई गैस बनाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 की बात करें, ओजोन की बात करें। ठीक है, तो ये सब क्या है? पीएम पार्टिकल के अलावा देखेंगे, पीएम पार्टिकल जो है आप देखेंगे तो ये प्राइमरी गैस में आ गया। तो ये क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। पीएम पार्टिकल आपको ध्यान रखना, पीएम पार्टिकल जो है आप देखेंगे तो ये प्राइमरी गैसेस में आएगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी गैसेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? कहाँ पर? भारत में। सितारा कछुआ यानी स्टार टॉर्टोइस की बात करें, मॉनिटर लिजर्ड की बात कर रहा है, पिग्मी हॉग, मकड़ी बंदर यानी स्पाइडर मंकी की बात कर रहा है। तो आपको बताना भारत में प्राकृतिक रूप में कौन कौन से पाया जाता है। जहाँ तक स्टार टर्टल की बात करें ये भारत पाया जाता है, मॉनिटर लिजर्ड की बात करें ये भी भारत पाया जाता है, पिग्मी हॉक की बात करें तो असम में देखेंगे ये असम में पाया जाता है, असम के जो नेशनल पार्क है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा देखेंगे जो जहाँ तक स्पाइडर मंकी की बात है तो ये मिडिल अमेरिका और देखेंगे साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और 1 2 3 चीज़ें ये जो है आप देखेंगे ये भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके बारे में दिया गया है। इसके अलावा स्पाइडर वार्न के बारे में यहाँ पर दिया गया तो मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ पर लिस्ट दी गई, इसको आपको देख लेना है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो पिग्मी हॉग है वह असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा भारत के कुछ हिस्सों में पान पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना। आर्सेनिक, सर्बिटोल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है सर्वे करती रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हाल ही में देखेंगे लेटेस्ट डाटा भी आया है। तो पूछा भारत के कुछ हिस्सों में पानी पीने के पानी में प्रदूषक पाया जाता है, पाया जा सकता है। जहाँ तक सर्बिटोल की बात करें तो सर्बिटोल क्या है? यह एक शुगर एल्कोहल जो है आप देखेंगे सिरप है, आप देखेंगे जो फल होते हैं उनसे प्राप्त होता है। फार्मल्डिहाइड की बात करें, फार्मल्डिहाइड एक कीटनाशक है जो रंगहीन और जहरीली और ज्वलनशील भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा देखेंगे तो इसमें ऑफ सर्बिटोल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और फार्मल्डिहाइड नहीं पाए, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देखेंगे तो आर्सेनिक, यूरेनियम और फ्लोराइड पाया जा सकता है, ये प्रदूषक पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर सर्बिटोल और फॉर्मल्डिहाइड के बारे में दिया गया है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग फर्टिलाइजर, पेपर, प्लाईवुड इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है। तो ये डाटा जो पूछा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना जो सर्वे जारी करता है उसके अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। यहाँ पे संभावना पूछ रहा है कि भारत में कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है। तो ये पाया जा सकता है, कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक के कारण क्या होता है? दस्त पड़ता है, फेफड़े के त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है। और फ्लोराइड के कारण आप देखेंगे तो नॉक नी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस, ठीक है, ये सब बीमारियां हो सकती है। यूरेनियम कारण आप देखेंगे कश्मीर में यूरेनियम की सांद्रता अस्थानीय की घटना देखने को मिली है। इसके अलावा देखेंगे तो हाल ही में देखेंगे तो एक करंट न्यूज़ इससे संबंधित था, आर्सेनिक संबंधित न्यूज में था। और देखेंगे 11 दिसंबर 2023 को पीआईबी पर ये न्यूज़ था। ठीक है, भारत सरकार की साइट है। इसमें एक अमृत टेक्नोलॉजी लाई गई है जो आर्सेनिक और मेटल आयरन को रिमूव करेगी जल से। ठीक है। और ये किसके द्वारा लाई गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा लाई गई है, जो पानी से देखेंगे आर्सेनिक की मात्रा और मेटल आयन की मात्रा जो है रिमूव करेगी। ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना, जल प्रदूषक के रूप में कार्य करने वाले कुछ अन्य तत्व की बात करें, जैसे मरकरी, मरकरी निर्माता रोग का कारण बनता है। कैडमियम देखेंगे इटाई रोग का कारण बनता है। ठीक है। और क्रोमियम की बात करें, मनुष्य के फेफड़ों कैंसर से कारण बनता है। ठीक है। कॉपर की बात करें तो ये उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन की का कारण बन सकता है। जस्ता की बात करें, बुखार, उल्टी आना, दस्त आना, पेट में ऐंठन होना कारण बन सकता है। लेड की बात करें, एनीमिया, मानसिक मंदता, आंशिक पक्षघात और सुनने की कमी का कारण बन सकता है। तो ये कुछ अन्य प्रदूषक हैं जो जल के प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पुराने और प्रयुक्त हो चुके यानी यूज हो चुके कंप्यूटरों और उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के लिए के कारण निम्नलिखित में कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निकलते हैं? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारा, सीसा, प्लूटोनियम। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पुराने हमारे पढ़ चुके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, खासकर आप बात कर रहा है इसमें कंप्यूटर की, अगर उनको जो है डिकम्पोज किया जाता है तो उसके कारण जो है इन्वायरमेंट में कौन कौन से जो है इसमें प्रदूषण ई अपशिष्ट निकल सकते हैं। जहाँ तक हेप्टाक्लोर की बात करें, हेप्टाक्लोर क्या है? ये एक ऑर्गेनिक क्लोरीन यौगिक है जो कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, इससे इसका एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है। ये तो शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें कंप्यूटर की बात कर रहा है। तो जहाँ जहाँ 4 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में 4 है, सी में 4 है, ठीक है, ऑप्शन डी में 4 है। तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी हालांकि वर्तमान की बात करें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की बात करें तो इसमें जो है पूछने के तरीके में चेंज कर दिया है। यानी इसमें पूछेगा केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 5 युग्म सही है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेप्टाक्लोरो की बात कर रहा है, ये आपको पता चल गया यह कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? इसने पूछा घास के मैदान में इकोसिस्टम यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी उत्तराधिकार के भाग के रूप में पेड़ घास का स्थान क्यों नहीं लेते हैं? कारण बताया गया है कीड़े और कवक के कारण। ऑप्शन बी बताया गया सी में धूप पोषक तत्वों की कमी के कारण। ऑप्शन सी जल की सीमा और आग के कारण। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो पारिस्थितिक समुदाय में होने वाले परिवर्तन की एक श्रृंखला होती है। यानी आप देखेंगे सबसे पहले जो आप देखेंगे ये बड़े बड़े पेड़ पौधे देख रहे हैं, इनके बनने के पहले क्या स्थिति रही हो सकती है, इनकी कॉलोनी बनने से पहले क्या स्थिति रही होगी। यानी सबसे पहले क्या होगा, एक आपको जो है बंजर भूमि, हाँ, तो सबसे पहले क्या देखने को आपको मिला होगा, एक बंजर भूमि आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, ऐसे बैरन रॉक देखने को मिला होगा। इसके बाद धीरे धीरे देखेंगे तो इसमें मांस लाइकेन आती जाती है। ठीक है, उसमें निवास करने वाली पहली प्रजाति होती है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, घास झाड़ियाँ आ जाती हैं। अंत में आप धीरे धीरे जैसे देखेंगे तो बायोटिक सक्सेशन में इसमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो देखेंगे बड़े बड़े पेड़ पौधे आ जाते हैं। फिर आप देखेंगे सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, फिर अगर इसमें आग लग जाए
ठीक है, आग लग जाती है तो फिर देखेंगे वही क्रम फिर से चालू हो जाता है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि बायोटिक सक्सेशन में भाग लेने में जो पेड़ हैं वो घास का स्थान क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आप देखेंगे एक तो जल की सीमा होती है, जल सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, दूसरा आग लगने का खतरा बना रहता है, इसलिए पेड़ जो है बायोटिक सक्सेशन में भाग नहीं लेते। इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ घास की जगह नहीं लेते हैं क्योंकि घास से अधिक पानी की आवश्यकता होती है पेड़ को, और पेड़ में आग लगने का खतरा बना रहता है, इसलिए नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी 2013 में पूछा गया है। इसने पूछा निम्नलिखित है भारतीय प्राणी जगत में विचार कीजिए, घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म यानी लेदर बैक टर्टल, ठीक है, अनूप मृग कौन सा जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया है साइट्स के द्वारा, ठीक है, सॉरी आईयूसीएन के द्वारा। तो आईयूसीएन के द्वारा आप इसमें देखेंगे तो ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसका आंसर जो है आप देखेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहा है, इसमें भी एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहा है। जहां तक घड़ियाल की बात कर वो क्रिटिकली डेंजर स्पीसीज में शामिल है, इसमें ये नहीं शामिल होगा, बाकी 2 और 3 ठीक है शामिल है। तो अगर एक नहीं शामिल होगा तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी बचेगा। और इसमें ऐसे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा जो है देखेंगे एंडेंजर्ड जातियों में शामिल, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में देखेंगे न्यूज में था, क्योंकि आईयूसीएन ने जो है अभी कई सारी जो है हाईलाइट की है, कई सारी लिस्ट अपनी अपडेट की है। ठीक है, तो इस वजह से कॉप 28 में आप देखेंगे आईयूसीएन ने भी आप देखेंगे कई सारी अपनी लिस्ट जो है इंडेंजर्ड लिस्ट को रेड लिस्ट को अपडेट किए, इस वजह से स्पीसीज नीड में रही हैं। तो उन स्पीसीज को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ तक आईयूसीएन की बात करें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 की गई, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। ठीक है, इसे जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। यह रेड लिस्ट जारी करती है, इसका काम है पौधों और जानवरों के प्रजातियों को वैश्विक संरक्षण की प्रदान करना। ठीक है, और ध्यान रखना ये यूनाइटेड नेशन का जो है यूनाइटेड नेशन संबंधित नहीं है, बस देखेंगे यूएनजीए द्वारा इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे हाल ही में देखो आईयूसीएन ने रेड लिस्ट अपनी अपडेट की है। ठीक है, कॉप 20 में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यूएई में, वहाँ पर इसने कई हजारों प्रजातियों का जो है अवलोकन किया, पुनर्मूल्यांकन किया, उनको जो है रिलोकेट किया है। ठीक है, जैसे आप बात करें अटलांटिक के सैल्मन देखेंगे एक मछली है जिससे देखेंगे 1 मीटर लंबी हो सकती, इसको जो है अपडेट किया है। ठीक है, और इसे बताया है कि चिंता करने वाले क्षेत्र के खतरे करीब पहुंच गई है। ऐसे ही बात करेंगे हरे कछुए को विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं, इसको अपडेट किया है। ठीक है, इसे लुप्तप्राय और सुभेद में शामिल कर दिया है। ठीक है, महोगनी पेड़ को जो आप देखेंगे तो इसे भी जो है लुप्तप्राय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन लिस्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जैसे बात करेंगे इसमें कुछ संरक्षण की सफलता की कहानियों में बात किया है, जैसे इसमें हॉर्डन ऑरस की बात की है, एक रेगिस्तानी मृग है जो जंगल में विलुप्त हो गया था, उसे लुप्तप्राय की ओर अग्रसर होता दिख रहा है, जिसमें आप चार्ट गणराज्य के सफल देखेंगे तो इसको प्रयासों का प्रदर्शन करता है। तो इसकी बात कर रहा है, तो ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सा अपडेट किया है, किस किस लिस्ट को शामिल किया है। जैसे सैल्मन को शामिल किया है, और इसके अलावा हरे कछुए को शामिल किया है, महोगनी को शामिल किया है, तो किस कैटेगरी में ले गया है, हो सकता है इसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आईयूसीएन जो है देखिए टोटल 9 श्रेणियों में ये लिस्ट जारी करता है, जिसमें आप देखेंगे जिसका डाटा नहीं होता है उसे एनी शामिल किया, एक्स जो विलुप्त हो चुके होते हैं, गंभीर क्रिटिकली इंडेंजर्ड को शामिल किया जाता है, इंडेंजर्ड लुप्त प्राय की बात करें वनरेबल में कमजोर को शामिल किया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे टोटल 9 श्रेणियों को ये कैटेगराइज करता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज की 8 श्रेणियाँ होती हैं, ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज द्वारा मूल्यांकित किया जाता है, और ये संरक्षण कार्यों को वर्तमान रेड लिस्ट की स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेड लिस्ट की। तो कुछ चीज़ें अगर इसकी पीडीएफ आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, और ये न्यूज में भी रही हैं कॉप 28 की वजह से, और इन्वायरमेंट के ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी, आप यहाँ पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।